इसके पार्ट 2 का 6th वाले तक हमने कर लिया था। अच्छा 6th हो गया था ना, तो 7th करते हैं अपन, है ना। 7th क्वेश्चन पढ़ो आप। हाँ पढ़ो क्वेश्चन 7। हेलो हाँ रवि बोलो। अच्छा 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 नंबर फॉरवर्ड करते हैं इसके बाद। वो साफ करना चाहता हूँ। हाँ भाई क्या है ये? व्हाट इज द आ गया आंसर? यस सर। चलो तो ठीक है। 2G। हाँ चलो ठीक है 2G है तो 20 आंसर आ जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 8 करना है अपने को, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? इन द फिगर शोन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक बिटवीन सी ब्लॉक बी ऐसे है और इसके ऊपर ए रखा हुआ है ना, ऐसे करके। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन सी एंड ग्राउंड, ये तो ग्राउंड है, यहाँ पे 0.5 है। कोएफिशिएंट ऑफ ए एंड बी, इसके बीच में 0.25 है। बी एंड सी, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। से फाइंड द मिनिमम फोर्स F in Newton to cause sliding between A and B. The masses of A and B कितने हैं भाई? A का जो है वो 2 kg है, B का 4 kg है और C का 5 kg। सही है? यस। ये यस। तो बोर्ड पे देखो, फोर्स लगाना है आपको यहाँ पर। जब आप यहाँ पर फोर्स लगाओगे तो इसमें जब आप फोर्स लगाओगे यहाँ पर, है ना, तो ये पूछना है द मिनिमम फोर्स टू कॉज स्लाइडिंग बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच स्लाइडिंग हो जाए तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर फोर्स बताना है। तो ध्यान से देखो, ये जो ब्लॉक सी है ये तो सी इस तरीके से रखा होगा यहाँ पे, क्लियर है बात। तो सी और इसके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो यदि आप इन दोनों का एफबीडी बनाओगे तो इन दोनों का एफबीडी तो इस तरीके से बनेगा। समझ में आई बात? अरे फोन भी बेकार। सही है ना। तो क्या सी पे कोई फोर्स लगेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो इस सी वाला ब्लॉक जो है ग्राउंड पे ऐसी का ऐसी रखा रहेगा यहाँ पे यू करके, ये कभी भी नहीं चलने का, कभी भी नहीं चलेगा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई फोर्स ही नहीं है जो इसे चलाए। बोर्ड पे देखो। दूसरी बात, आपको ये बताना है कि इसके बीच में स्लाइडिंग हो जाए। यदि इनके बीच में स्लाइडिंग होगी तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? म्यू इनटू एन। तो आप बता सकते हो म्यू इनटू एन, ये कितना है भाई? 2 kg, ये कितना है? 4 kg। सही है ना। तो म्यू इनटू एन, म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.25। मुझे पता नहीं। दोबारा से बोलो।
दोबारा से बोलो। सर एक्चुअली नेटवर्क कुछ नहीं इशू हो गया था तो उस वजह से मैं मीटिंग से निकल गई थी अच्छा 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 तो मेरे को पता नहीं चला आपने क्या कराया। अच्छा अच्छा। तो हाँ, अभी देखो इसे पढ़ो एक बार सवाल। 2 kg और 4 kg पे फोर्स तक मैंने सुना था, उसके आगे का नहीं पता। हाँ, तो देखो यहाँ पे मतलब 2 kg 4 kg पर अपने को फोर्स लगाना है यहाँ पर ऐसे करके, यूं, है ना, ऐसे ऐसे लगाना है ताकि इनके बीच में स्लाइडिंग ना हो और मैक्सिमम लगाना है। तो इसका मतलब ये बताओ, इन दोनों के बीच तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, बी और सी के बीच। तो स्लाइडिंग चाहिए ना, कि होनी चाहिए। ए और बी के बीच ही तो स्लाइडिंग होनी चाहिए, हाँ यस। है ना। और बी और सी के बीच तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो ये सी वाला ब्लॉक को आगे ले जाने के लिए कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं है। यस। तो सी तो बेकार हो गया, मतलब सी तो ग्राउंड पे रखा रहेगा, ये कभी नहीं चलेगा आगे। हाँ यस। क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं है तो आगे ले जाएगा कौन, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक ही चलेंगे आगे। हाँ। अब मैक्सिमम तो यहाँ पे आप 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 न्यूटन कितना भी लगा सकते हो। यस। तो आपको मैक्सिमम वो वैल्यू बतानी है कि जब इन दोनों के बीच स्लाइडिंग ना हो, समझे। इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन इन दोनों के बीच लग रहा हो, यस। ये कंडीशन है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे कि मान लिया हमने यहाँ पे कितना फोर्स लगा दिया, मैक्सिमम फोर्स F, और इसके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लगेगा, म्यू एस मैक्स। यस। तो म्यू एस मैक्स कितना होगा, म्यू तो 0.25 है, और नॉर्मल कितना हो जाएगा बेटा, इन दोनों सरफेस के बीच में नॉर्मल 2g, तो कितना आ जाएगा बता सकते हो, ये आ जाएगा 5 न्यूटन। ओके, ठीक है ना। तो 5 न्यूटन। Yes. तो बोर्ड पे देखो, अगर जो है 5 न्यूटन है, ऐसे करके 2 kg का एफबीडी बनाएंगे, तो यहाँ पे एफएस मैक्स कितना लगेगा भाई, आगे ले जाने वाला फोर्स 5 न्यूटन 2 kg का। तो एक्सेलरेशन पता लग जाएगा इसका कितना, एफएस मैक्स अपॉन 2। क्लियर है के बाद 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। तो इसका मतलब इस दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं इस स्थिति में, तो इसका ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, e होगा इन दोनों सिस्टम का। तो F इज इक्वल टू m इंटू ए लगा दें, F की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू 2 + 4 और एक्सेलरेशन 2.5, 6 into 2.5 is equal to 15 न्यूटन is the maximum force। यानी कि इसकी वैल्यू 15 न्यूटन से कम होगी तो दोनों साथ साथ चलेंगे, और अगर जो इससे ज्यादा हो जाएगी तो अलग। यस। तो इसमें अगर मैंने थोड़ा से फोर्स डाला तो इन ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग हो जाएगी। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा, अगर ये 15 न्यूटन से ज्यादा फोर्स होगा तो इन ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग हो जाएगी। स्लिपिंग हो जाएगी। हाँ, ओके।
ठीक है बेटा? सर इसमें कॉपी हाँ हाँ कर लो। तो इसका मतलब ये तो इसमें फर्जी दे रखा था सी, हाँ यस और जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो ग्राउंड की तरह वर्क करेगा ये, तो इसके लिए फिर हाँ भाई हो गया, वेरी गुड। तो मतलब आसान सवाल था ये, है ना? नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखो, लिख लो सवाल। ये है ए स्मॉल बॉडी वाज लॉन्च अप एन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल 15 डिग्री अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल। The coefficient of kinetic friction is k if the time of ascent is neta is equal to 2 times then the time of descent, then the value of 100k, है ना? तो मान लिया हमने एक ऐसी है बॉडी और coefficient of friction is kinetic friction k दे रखा है, यानी म्यू की वैल्यू कितनी है k, और ये 15 डिग्री है यहाँ पे, सही है बात? आपने इसे फेंका u स्पीड से तो u जाएगा और फाइनली वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो यहां से लेके यहां तक का टाइम आ जाएगा एसेंट, a फॉर एसेंट, सही है? ये है। दूसरा क्या है, फिर ये वापस भी आएगा 15 डिग्री से, ये तो u बराबर 0 है, और फिर ये वापस आएगा यहां तक और इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी और ये आएगा टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट ऐसे है। तो वो ये कह रहा है कि if the time of ascent of the body is 2 times less than the time of descent, time of ascent is 2 times less than time of descent, है ना, by 2, time of is 2 times, यानी कि ऊपर जाने में कम समय लगता है, नीचे जाने में ज्यादा समय लगता है। मैंने आपको TA अपॉन TD भी निकलवाया था इस केस में, निकलवाया था नहीं? देखो कॉपी में, पुरानी वाली कॉपी में है। हाँ तो मेरे भी याद नहीं है। ठीक सर। टाइम ऑफ एसेंट जो आया था A फॉर एसेंट इज इक्वल टू U अपॉन G sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा था, और टाइम ऑफ डिसेंट जो आया है, नहीं अरे मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, TD अपॉन TA, TD अपॉन TD,
TA अपॉन TD इज लेस देन 1, तो TA क्या होगा? समझ में नहीं आ रही बात? हाँ, तो TA अपॉन TD निकलवाया था ना, इज इक्वल टू रूट ओवर कितना था ये? tan theta minus mu, हाँ, tan थीटा माइनस म्यू, हाँ, upon tan theta plus mu. तो TA जो होता है वो लेस होता है। हाँ सही बात है, तो TA इज लेस देन TD, ये तो हमें यहाँ भी रखना है ना, ये है। तो अब देखो, ये तो 15 दे रखा है इस क्वेश्चन में, हाँ, theta yes. है ना? अब क्या करेंगे हम? तो ये दे रखा है TA अपॉन TD इज इक्वल टू 1/2, तो मैं इसे 1/2 लिख करके रूट 1015 माइनस म्यू अपॉन 1015 प्लस म्यू लिख दूं, है ना? तो हमें निकालना क्या है इसमें? 100K। अच्छा, K की म्यू की जगह क्या लिख दूं? K और K, दूसरा 1/4 लिख दूं इसे, 1015 माइनस K अपॉन 1015 इक्वल टू K। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूंगा मैं इसे, कैसे? 1015 प्लस K इक्वल टू 4 इंटू 1015 माइनस 4K, ये 5K, 5K इक्वल टू 3, 1015 आ जाएगा, सही है? और 10, हाँ, और 1015 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो 1015 की वैल्यू मैं इधर निकाल देता हूं, 1045 माइनस 30, ये आएगी ना, 1045 माइनस 1030 अपॉन 1 प्लस 1045 इंटू 1030, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 और 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1, सही है बात? तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूं, यदि मैं इसकी रेशनलाइज कर लूं, तो यहाँ पे तो 2 बचेगा, यहाँ पे 4 माइनस 2 रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा, है ना? तो 5K is equal to 3 इंटू और 2 माइनस रूट 3 आ गया। Two times less than 2 times तो K की वैल्यू 3 2 माइनस और रूट 3 अपॉन 5 आ गई, तो 3 इंटू कितना जाएगा? 2 times less than the times of descent, 2 times less than time of ascent of the body is 2 times less than the time of its descent. हाँ, वही मैं देख रहा हूँ। तो 2 इंटू 1.73 अपॉन 5, 3/5, और यदि मैं इसे डिवाइड करूँ
तो कितना आएगा 0.27 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0.27 के, ये आ जाएगा के की वैल्यू। तो k इंटू 100, के जो आएगा वो 3/5 इंटू 0.27 इंटू 100 आ जाएगा, है ना। और ये 20 आ जाएगा। तो 3 इंटू 0.27 इंटू 20 और 60 इंटू 0.27, तो 2.7 इंटू 6। आंसर नहीं आ रहा इसका, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ, a small body was launched up an inclined plane at an angle against the horizontal. The coefficient, if the time of ascent of body is 2 times less than the time of descent, find the value of 100 k. 10-15 की वैल्यू, मेरे को इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। एक इंटू 100 कर दूं तो कितना आ जाएगा ये 5 दूनी 10, 10, 15। आंसर तो सही होना चाहिए इसका। 36 से घर्षण गुणांक के, कोफिशिएंट के है, तो के की वैल्यू 100 के इज इक्वल टू 16, तो म्यू की वैल्यू 0.16 दे रखी है, इसलिए ये आना है आंसर। के की वैल्यू 0.16 आनी चाहिए। ये तो आनी रहा इससे, तो कैसे आएगा ये। और 10-15 तो हमने सही लिखा हुआ है, इसने 10-15 में 10-15 की कुछ और वैल्यू हो सकती है, देखना है। 6-7-42 हासिल क्या है ये 4 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 4 16, तो 16.2 आ रहा है ना। के की वैल्यू 16 लगभग इतना आ रहा है, और √3। 16.2 कहां से आया? अरे इसे कैलकुलेट करके आएगा ना ये 317.2 इंटू, हाँ ये आ गया ना, इंटू 0.27 इंटू 100। इसकी गुणा करेंगे ना जैसे जैसे निकाला है, तो 60 इंटू 2.7 6 इंटू 2.7, तो गुणा करेंगे आप किसकी 2.7 के 6 से, तो 6-7-42 हासिल लग गया, 6 दूनी 12 और 4 16.2 आ रहा है। या तो ऐसा है कि कितना है 16, यही आंसर आ रहा है इसका लगभग। या तो 10-15 की कुछ और वैल्यू होती हो, 10-15 की तो यही वैल्यू आएगी, है ना। तो यही है आंसर इसका, ऐसे ही है लगभग, है ना। यही होगा लगभग इतना। इंटीजर नियरेस्ट इंटीजर इसमें इतना ही है। क्लियर है क्या बात। तो k की वैल्यू 16.2 ही आ रही है ऐसे। इसका तो मतलब ये सही है ना, ये तो हमने सही लिखा हुआ है ना। टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट, 2 टाइम लेस देन, है ना। अगर जो ऐसे होता 3 टाइम लेस देन, तो यही आता ना इसका, यही आएगा इसमें। ये थोड़ा सा ध्यान भी नहीं मैंने कराया तो है क्वेश्चन ये। अब बच्चे पूछते नहीं है तो भूल जाते हैं, अब तो बहुत दिन हो गए वैसे ही। तो सही है बेटा, ये लगभग आंसर है ना, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है ज्यादा। ठीक है, चलो
तो ये क्वेश्चन नंबर 9 तक हो जाता है। अब हम करते हैं पार्ट 3 इसका। Yes. पार्ट 3 देख लो। पार्ट 3 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ लो सवाल, पढ़ लो आप। A block of mass 15 kg is resting on a rough inclined plane as shown in figure. The block is tied up by a horizontal string, has a tension 50 Newton. The coefficient of friction between surface of the contact may be. May be मतलब ये बेटा एक या एक, वन और मोर देन वन, वन या मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है, सही है। तो ये 45 डिग्री है, ये ब्लॉक है ऐसे करके, है ना, और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग में ये 15 केजी का है, और ये टेंशन जो है ये 50 न्यूटन टेंशन, ऐसे, सही है। बाकी है तो ये कह रहा है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना हो सकता है, समझे। ये हाँ भाई, तो बोर्ड पे देखो, एक तो ये 15G कितना लगेगा, 15G sin 45 लगेगा, एक इधर 15G cos 45 लगेगा। क्लियर है क्या बात। इधर लगेगा नॉर्मल, और ये देखो इधर इसका भी हम वो कर लेंगे कंपोनेंट, तो ये 50, ये 45 मान लो, ये 45 है, तो ये भी 45 ही होगा, तो 50 cos 45, और इधर भी 50 sin 45, साथ में यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट करेंगे, सही है ना। हाँ ये है द कोएफिशिएंट फ्रिक्शन में भी। फ्रिक्शन ऐसे है ना, ऊपर की ओर लग जाएगा, देख लेंगे। चलो अभी छोड़ो आप फ्रिक्शन को छोड़ो आप, तो आप तो इसे देखो, ये कितना है भाई, 150 1/√2, यह 20 ऐसा। ये जो है खींचने वाला फोर्स है 75√2 न्यूटन, क्लियर है बात। और इसे रोकने वाला जो फोर्स है ये है 25√2 न्यूटन, बोलो। तो जब ये नीचे आएगा तो ये फ्रिक्शन ऐसे ही लगेगा फिर तो इसमें, जब तो रुका हुआ है क्योंकि खींचने वाला फोर्स इतना 50√2 न्यूटन है। तो यदि मैं इस डायरेक्शन में देखूं तो एक्सेलरेशन 0 है, खींचने वाला फोर्स इज इक्वल टू रोकने वाला फोर्स, तो कितना हो जाएगा 50√2 न्यूटन। क्लियर है क्या बात। फ्रिक्शन इतना है। हाँ अभी देख लेते हैं। तो ये तो फ्रिक्शन जो लग रहा है यहाँ पर, सही है, तो हमें म्यू की वैल्यू तो पता नहीं, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो हो सकता है यहाँ पे, तो वो तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू इनटू एन ही होगा, सही है ना। तो हमें म्यू की रेंज निकालनी है, तो जो n होगा, n को और कंसीडर कर लेते हैं, जो इन y डायरेक्शन ऐसे लिख लेंगे ना, इन y डायरेक्शन, ये तो हो गया इन x डायरेक्शन, हम लिखेंगे इन y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में नीचे की ओर 150 है ना, 15G cos 45 प्लस ये भी लगेगा ये वाला 50 sin 45, 50 sin 45 इसका जो नॉर्मल ले जाएगा 150/√2, 50/√2 इसका जो है, तो ये जाएगा 200/√2 इसका जो है, तो n आ जाएगा 100, ये आ जाएगा ना। तो बोर्ड पे देखो
जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो म्यू इंटू 100 √2 न्यूटन आ जाएगा, और रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है 50 √2 इसका म्यू इंटू 100 तो म्यू इक्वल टू 1/2। सही है, तो जो म्यू होना चाहिए इट शुड ग्रेटर देन 1/2 और इक्वल टू 1/2। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं 1/2 2/3 3/4 इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। सर सी ऑप्शन के लिए वैल्यू 0.75 आती है। हाँ और म्यू 1/2 से बाकी छोटी होनी चाहिए ना वैल्यू। नहीं, अरे बाकी तो 1/2 से मैक्सिमम फ्रिक्शन होगी। नहीं 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 1/2 से ज्यादा होगी ना फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो ये रोका रहना चाहिए। अगर जो ये यहाँ पे मान ले कितना रिक्वायरमेंट है फ्रिक्शन, ये 50 √2 है, सही है ना 50 √2 है, तो अगर जो म्यू की वैल्यू मान लिया 5 भी हो गई तो मैक्सिमम फ्रिक्शन तो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन 500 √2 हो जाएगा अवेलेबल, है ना। तो हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन लगेगा कितना, लगेगा 50 √2 ही। अच्छा ओके, है ना। 1/2 से कितनी भी ज्यादा हो जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है, रुका रहेगा वो। यस समझ में आई बात, यस सर। ये है। कर दिया बेटा कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 मासेस m1 m2, 2 मासेस हैं। अब की बार ये रहा, और यहाँ पर ये पुली है,
इस पुली से एक मास लटक रहा है 2 kg का और इसे बोल दिया m2 और इससे एक मास लटक रहा है 4 kg का, इसे बोल दिया मास m1। यहाँ पे स्लिट है, समझे भाई बात? यहाँ पे क्या है भाई? स्लिट। स्लिट का मतलब रस्सी जो है इससे चिपक के आ रही है, यूं है ना भाई? रस्सी यहाँ पे चिपक के आ रही है। क्लियर है क्या बात? यस। ऐसे तो जो ये रस्सी है ये इस पे कांस्टेंट फ्रिक्शन लगा रही है ना? जैसे नीचे को चलेगी तो नीचे से इसका एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे रस्सी एक तो है, लेकिन यहां पर जो रस्सी में फोर्स लगेगा, ध्यान से देखना, रस्सी में जो फोर्स लगेगा यहाँ पे इधर की ओर, एक चलाने वाला फोर्स कितना है? 40G, 4G, और रोकने वाला फोर्स क्या है? 2G। अगर जो ये ऐसे होता तो 4G माइनस 2G अपॉन m कर देते, लेकिन जब ये नीचे चल रही है तो यहां पर ये इस पे कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन मोर लग रहा है, रस्सी में रगड़ती हुई जा रही है। तो F net इज इक्वल टू ma लगा देंगे। F net इज इक्वल टू क्या लगा देंगे? ma। तो खींचने वाला फोर्स क्या है? 4G, रोकने वाला 2G माइनस 10 इज इक्वल टू कितना लिखूं? ma, यानी 4 प्लस 2 है ना? 4 प्लस 2 इंटू a, तो कितना हो जाएगा? 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 6a। बोलो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 कितना हो जाएगा ये? इक्वल टू m इंटू a, 50 इक्वल टू 6a, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 50/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस 20 माइनस 10 होना चाहिए। हाँ, ये मैं सोच रहा हूँ। 40 माइनस 30 बराबर 6, 10 बराबर 6, तो कितना जाएगा? a बराबर 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब सही है ना? हाँ, टेंशन विल नॉट बी इक्वल, एक स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे एक सपोर्ट फिक्स आ गई, इसकी टेंशन अलग होगी, इसकी टेंशन अलग होगी, ये तो बात अलग है। सही है? देख लो चाहे आप, मान लिया इसमें हमें टेंशन किस में निकालनी है? M2 में। मान लिया यहाँ पे T मान लेते हैं हम, सही है बात? तो T माइनस कितना लिखूंगा? T माइनस 2G is equal to 2 into a, T minus 20 is equal to 2 into 5/3, 10/3, तो T is equal to 10/3 plus 20 is equal to 70/3 न्यूटन। सही है बात? तो अगर जो मैं यहाँ पे रस्सी में, इस वाले पॉइंट की रस्सी में T डैश मानूं, तो इसके लिए क्या लिखूंगा भाई इक्वेशन में? बताओ। 4 kg के लिए, ये तो 2 kg के लिए आ गया, 4 kg के लिए नीचे की ओर कितना है? 4G माइनस T डैश इक्वल टू 4 into a, तो 40 माइनस T डैश इक्वल टू 5/3। नहीं, 10 तो रस्सी पे लग रहा है, 10 जो फ्रिक्शन है वो रस्सी पे लग रहा है, ब्लॉक पे तो ये रस्सी लगा रही है ऐसे, है ना? तो जो T डैश आएगा वो 40 माइनस 20/3, 4/12/3 न्यूटन है। तो पूरी रस्सी में टेंशन इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगा, और 70/3 थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है।
Yes. ऑप्शन डी। Yes, sir. हाँ भाई, यदि दोनों द्रव्यमानों की स्थिति आपस में बदल, इफ पोजीशन ऑफ बोथ मासेस आर इंटरचेंज, यदि हम 2 kg और 4 kg को आपस में बदल दें तो क्या 2 kg मूव करेगा ऊपर की ओर? ये 2 kg करेगा सर। क्यों मूव करेगा? ये तो नीचे ही आएगा फिर भी। अच्छा, ये कहना है if position of both masses are interchanged then 2 kg moves with acceleration इतना। हाँ, मूव तो करेगा, एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा अपने को। देखना जरा आपकी बात, बना लेना इसे। Yes, sir. तो ये तो नीचे आएगा ही आएगा, लेकिन ये ऊपर जाएगा। लेकिन जब ये नीचे आएगा तो जब रिलेटिव फ्रिक्शन है रस्सी पे, तो रस्सी पे रगड़ यानी कि फ्रिक्शन कितना लगने लगेगा? 10 न्यूटन तो लगेगा, लेकिन नीचे की ओर लगने लगेगा। बात समझ में आ रही है नहीं? साइना क्लियर है क्या? बात नहीं? Yes, sir. अब इस स्थिति में एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका? अरे सेम ही आएगा जितना पिछला स्थिति में आया था। कैसे? खींचने वाला फोर्स क्या है? 4G। Yes, sir. रोकने वाला फोर्स क्या है? 2G। और 10 न्यूटन फ्रिक्शन भी लग रहा है इनटू 6। तो 40 - 30 = 6 से डैश, तो a डैश आ जाएगा 10/6 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि सेम एक्सेलरेशन आएगा जो पिछले केस में आया। Yes. और बस यहाँ पे जो ये सपोर्ट की फ्रिक्शन है इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। जबकि ऑप्शन में इसने 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। पता है इसने कैसे दे रखा है? ये 10/3। नहीं। उसने सोचा कि बच्चे क्या गलती करेंगे और करते हैं कि इसमें इस तरीके से तो चित्र बनाएंगे ही। ये 4G लगेगा, ये 2G लगेगा, है ना? और ये जो सपोर्ट होगी ये फ्रिक्शन फिर से इस पे ऐसे ही लगाने लगेगा 10 न्यूटन। तो कितना आंसर आ जाएगा? 4G - 2G + 10 = 6 से, तो 40 - 20 + 10 = 6 से, तो कितना जाएगा भाई? 30 तो a आ जाएगा, कितना जाएगा ये? 30 = 6 से, तो a आ जाएगा कितना? नहीं, आंसर तो नहीं आ रहा इसका, मतलब 10/3 तो नहीं आ रहा, मतलब यही है। उसने कुछ इस तरीके से ऑप्शन बना रखा होगा, लेकिन ऐसे भी आंसर मैच नहीं कर रहा, है ना? तो यही है आंसर। क्लियर है क्या बात? Yes, sir. हाँ, तो मतलब ऑप्शन था A and C ऑप्शन आर करेक्ट ऑप्शन। साफ कर दो बेटा। एक सेकंड सर। अच्छा, कर लो।
ठीक है भाई, तो Yes. इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। Question number 3. A car is accelerating with acceleration 20 meter per second square. ये कार है। A box of mass 10 kg is placed inside the car. ऐसे करके 20 kg, 10 kg. सही है? It is put in contact with vertical wall of car as shown. ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन बॉक्स एंड म्यू इज 0.6, यहाँ पे 0.6, ये वर्टिकल बाउंड है। अब हमें बताना है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, बॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, पढ़ लिया बेटा सायना? Yes, sir. तो देखो, मान लिया ये कार है ऐसे और ये भाग रही है और इसका एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लिया यदि कार रेस्ट पे होती और ये ब्लॉक ऐसे लगा हो, तो इस ब्लॉक की मोशन क्या होती, नीचे आना। कितने फोर्स लगते इस पे, 10 जी, और नॉर्मल लगता नहीं। नॉर्मल कैसे लगता? सर ऐसे एक दो क्वेश्चन आए थे मेरे को, मैंने भी लगाया था, मतलब डायरेक्शन को मोशन कर नहीं रहा होता है ब्लॉक, इस केस में क्यों नहीं लगेगी? अरे ये मान लिया डस्टर है, मैंने यहाँ पे रखा तो नीचे नहीं आ रहे। हाँ, बट उसको नॉर्मल क्यों नहीं लगेगा? नॉर्मल लगेगा क्यों, ये तो बताओ। बोर्ड पे देखो, अगर जो आप इस पे नॉर्मल लगा दोगे तो नॉर्मल का मतलब है ये इधर भी भागेगा, इसका मतलब हाँ राइट। तो भाग रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ ऐसा होता नहीं है। हाँ तो होगा भी कैसे, ये देखो, ये दीवार है यू, ये है, जब आप छोड़ोगे तो नीचे ही जाएगा ना, ये यूं जाएगा, नीचे जाएगा। हाँ तो टच में है तो इसका मतलब ये थोड़ा फोर्स लगेगा ही लगेगा। हाँ। जैसे मान लिया आप यूं खड़े हो, तो जब आप इसे दबाओगे बोर्ड को, तभी तो बोर्ड आपको दबाएगा। अब जब दबा ही नहीं रहे तो आप खड़े हो जाओ लग के, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आई ना बात? यस। तो नॉर्मल जब आप ब्लॉक के मॉलिक्यूल इसे प्रेस करेंगे तभी तो ये भी प्रेस करेगा, नहीं करेगा, तो नॉर्मल तो नहीं लगेगा इसका मतलब, है ना। लेकिन जब ये एक्सेलरेशन से भाग रहा है और ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भाग रहा है, तो आप इसे विद रिस्पेक्ट टू कार देखोगे तो कार कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल, तो एक तो इसमें 10 जी तो एज इट इज लगेगा और एक इसमें सूडो फोर्स लगेगा। बोलो, अब सूडो फोर्स लगेगा तो ये दिमाग तोड़ के अंदर तो नहीं चला जाएगा, तो जब ये इसे दबाएगा दीवार को तो इसमें नॉर्मल लगा दे। समझ में आई बात? अच्छा, सबसे पहले जहां भी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हो, मैक्सिमम फ्रिक्शन आप निकालो, तो m की वैल्यू कितनी आएगी भाई इसमें, m कितना है 10, a कितना है 20, 200 न्यूटन। बात समझ में आ रही है क्या? यस। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा इसके बीच में Fs max, उसकी वैल्यू कितनी निकालो, म्यू इनटू n, तो 0.6 इनटू 120, तो 120 न्यूटन। सही है बात? तो ये है, तो 120 न्यूटन इसमें
आ गया आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन। सही है। हाँ तो सर ट्यूब में करके ब्लॉक रेस्ट हो जाएगा। हाँ तो ब्लॉक तो रेस्ट पे करना चाहिए भाई, 100 न्यूटन आ रहा है तो सही है ना। यस है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू कार इसका जो एफडी बनेगा, एक तो 20G, एक तो 110G ऐसे लगेगा, नॉर्मल ऐसे लगेगा, सूडो फोर्स भी ऐसे लगेगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन 100 न्यूटन लगेगा। एंड this block and this block will at rest with respect to car। नहीं आई बात समझ में? लेकिन कार का एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। Therefore acceleration of block will be same as that of car, that is 20 meter per second। बात समझ में आ रही है? यस दूसरी बात, फ्रिक्शन फोर्स, ए ऑप्शन तो सही हो गया, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन भी सही हो गया, बी भी सही हो गया। तीसरा ऑप्शन बताओ, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स? नहीं, कांटेक्ट फोर्स, अरे ये ध्यान करो, जब आप इधर फोर्स लगाते हो तो फ्रिक्शन और नॉर्मल जो लगाता है ये लगाता है, और ये होता है कांटेक्ट फोर्स। तो जो कांटेक्ट फोर्स होता है वही तो होता है नॉर्मल और फ्रिक्शन, तो इसके कंपोनेंट होते हैं। बात समझ में आई? तो कांटेक्ट फोर्स कितना होगा भाई? नॉर्मल स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। तो नॉर्मल कितना है इसमें? 200 का स्क्वायर, है ना। और जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है? 100 का स्क्वायर। तो जो कांटेक्ट फोर्स है वो इन दोनों का ऐसे, इन दोनों का क्या रहेगा? रिजल्टेंट रहेगा ऐसे। तो कितना आएगा? 100 कॉमन लेके 2 स्क्वायर प्लस 1 100√5 आ जाएगा, है ना। हाँ, डी ऑप्शन भी करेक्ट दे रखा है। नेट कांटेक्ट फोर्स बिटवीन वर्टिकल वॉल एंड द बॉक्स इज ओनली ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। बिल्कुल सही बात है। ये क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। अब मेरे को आप ये बता दो कि विद रिस्पेक्ट टू कार इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं? तीन। कौन कौन से? ग्रेविटी का और कांटेक्ट फोर्स। बिल्कुल सही बात है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं? With respect to ground, how many forces are acting upon it? दो। कौन कौन से? ग्रेविटी एंड कांटेक्ट। वेरी गुड। दो फोर्स लग रहे हैं, है ना। कॉपी कर लो। ठीक है भाई। तो ये कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
अब solid cube of mass 5 kg is placed on rough horizontal plane in xy. The friction coefficient between surface and the cube is 0.4. The external force is applied the cube. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 4 ये देख लो ऐसे, ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, और इसमें हमारे पास एक क्यूब रखा हुआ। सही है भाई? बोलो। यस और इसके बीच में ये वाली जो सरफेस है ना, ये वाली जो सरफेस है, और ये एक्स वाई प्लेन में जो कोफिशिएंट है वो 0.4 है। बात समझ में आ गई? और जो एक्स वाई प्लेन है ना, नहीं 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 नहीं, ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है ब्लॉक। तो एक्स वाई प्लेन पे रखा हुआ है, तो ये वाली सरफेस ही तो इसके टच में रहेगी। उसे तो इमेजिनरी मान लो लाइन हुआ ऐसे। और जो फोर्स है एक्सटर्नल वो कितना है, 6i प्लस 8j प्लस 20k। ये फोर्स लग रहा, समझे? तो अपने को ये बताना है, द ब्लॉक स्टार्ट स्लीपिंग ओवर द सरफेस, द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द क्यूब ऑन द सरफेस इज द फ्रिक्शन। बहुत ही सही सवाल है, समझने की कोशिश करें। देखो ध्यान से, जैसे कि ये है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, सही है। ये ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे। अब इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं? इस ब्लॉक पे 3 फोर्स लग रहे हैं, 1 2 3, सही है। 6 न्यूटन किधर लग रहा है? एक्स दिशा में, इधर इधर। और वाई दिशा में इधर कितना लग रहा है? 1 न्यूटन। और इसे ऊपर की तरफ उठाने वाला फोर्स कितना है? 20 न्यूटन। मेरे को देखो, अब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, मान लीजिए एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल छोड़ दो, तो ये यू रखा हुआ है, यू। तो इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं? नॉर्मल। तो mg नीचे लगेगा और नॉर्मल ऊपर लगेगा, है ना? कैसे लगेगा? mg, अरे कितने केजी का ब्लॉक है ये? 5 केजी। 5 केजी नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, इसका मतलब है 50 न्यूटन, है ना? तो नॉर्मल भी कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन। लेकिन अब मेरे को आप ये बता दो कि इसमें ऊपर की ओर कितना फोर्स और लगा रखा है? 20 न्यूटन, है ना? तो नॉर्मल क्या होगी? बदल जाएगी। नहीं आई बात समझ में? जब आप इसे थोड़ा सा यूं हल्का सा उठाओगे तो नॉर्मल बढ़ेगी या कम होगी? नॉर्मल कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? n डैश प्लस 20 इक्वल टू 50, तो नॉर्मल हो जाएगी 30 न्यूटन। बात समझ में आई? तो अब आप इस पे देखो, अब आप इसे, इस वाले कंपोनेंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब आप ये देखो कि इस पे फोर्स कितने लग रहे हैं। एक तो 6 न्यूटन ऐसे लग रहा है और एक 8 न्यूटन ऐसे लग रहा है, ऐसे। तो रिजल्टेंट फोर्स एक्स वाई प्लेन में कितना लग रहा है? हाँ, देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस कैसे है बेटा? यू। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है एक्स में कितना लग रहा है? 6 न्यूटन, और इस पे कितना लग रहा है? 8 न्यूटन।
तो रिजल्टेंट कितना हो गया 10 न्यूटन। सही है। तो मतलब ये ब्लॉक ऐसे था और ये ऐसे भागने की कोशिश कर रहा है। तो ये बताओ जब ये ब्लॉक यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, तो इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो क्या इधर को भागेगा ये? नहीं। क्या ये इधर को भागेगा? नहीं। ये इधर भागेगा। तो जब ये इधर ऐसे भागेगा, ये इधर ऐसे भागेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा इस पे? इधर लगेगा। फ्रिक्शन किधर लगने लगेगा बताओ? फ्रिक्शन इस पर इधर लगने लगेगा, क्यों? और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। सही है। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा उसकी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन की कितनी हो जाएगी भाई? म्यू इनटू एन डैश। म्यू इनटू एन डैश। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी थी 0.4 इनटू एन डैश कितना है 30, तो 12 न्यूटन आ गया। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स तो ज्यादा है और धकेलने वाला बल कम है। नहीं आई बात समझ में? तो ये तो Fs max निकाल लो आप, ऐसे मान लो इसे। तो Fs max आ गया, कितना आ गया भाई Fs max? 12 न्यूटन। लेकिन ये तो खींचने वाला 10 न्यूटन ही है। तो इसका मतलब ये बताओ गति होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। तो ए ऑप्शन गलत हो गया। द ब्लॉक स्टार्ट स्लीपिंग ओवर द सरफेस, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। सही है क्या बात? Yes. B option, the friction on the cube by the surface is 10 Newton. बात सही है नहीं? Yes. बोलो। Yes. B option is the correct option. C option बताओ। ये एंगल पूछ रहा है आपसे, ये वाला एंगल बताओ। ये तो Fs max आगे से छोड़ दो। ये एंगल कितना होगा ये वाला? ये 53, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा? 1 into -53. और ये किसमें? क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। वो ये कह रहा है कि फ्रिक्शन विल एक्ट एट एंगल 127 क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कांटेक्ट फोर्स और बता दो आप। कांटेक्ट फोर्स व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स? 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कर दो। स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल कितना है? n डैश 30 स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन कितना है? 10 स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? तो ये आ जाएगा 10√10 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? यस। कॉपी कर लो।
सही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ भाई, ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो म्यू को इसने लिख रखा है tan phi। एंगल ऑफ रिपोज, व्हाट इज फाई? एंगल ऑफ रिपोज, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सही है। तो वो कह रहा है F1 इज, मान लिया M ब्लॉक है, F1 is parallel to inclined plane that is necessary to move a body up in the inclined plane. So it is necessary to move the inclined plane in up direction, है ना भाई। तो फ्रिक्शन क्या लगने लगेगा? नीचे लगने लगेगा इसमें, बोलो। तो जो F1 होगा वो कितना होगा? mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? यस। सही है। सो F1 बड़ा भी तो हो सकता है ना? नहीं, इज नेसेसरी। नेसेसरी मतलब जितना आवश्यक है, ओके, है ना। इज डबल दैट द फोर्स F2 that is necessary to prevent it from sliding। तो अगर जो आपको इसे स्लाइड होने से रोकना है तो आपको F2 लगाना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन इसमें इधर लगेगा और mg sin थीटा तो इधर लगेगा ही लगेगा, है ना। जबकि mg sin थीटा इसमें किधर लग रहा था? इधर ही लग रहा था, और फ्रिक्शन तो इधर लग रहा था। तो जस्ट प्रिवेंट, ये तो क्या है? जस्ट प्रिवेंट की कंडीशन, है ना। और ये कंडीशन क्या है? जस्ट स्लाइड अप की कंडीशन, है ना, जस्ट स्लाइड अप। तो इस केस में जो F2 होगा वो F2 प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा, और जो F2 होगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। सही है क्या बात? यस। वो ये कह रहा है कि F1 इन दोनों में F1 is F2 कहां पे आएगा? 2 राइट पे F2 के साथ। F2 is बिल्कुल सही बात। यानी कि mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स mg कॉमन लेके sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। तो mg कट गया, cos थीटा से डिवाइड दे देंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू tan थीटा माइनस म्यू, तो 2 म्यू है, ये तो कट पिट जाएगा भाई। तो हमने राइट साइड पे 2 नहीं लिया ऊपर, tan थीटा माइनस म्यू के आएगा ना ऐसे, तो 3 म्यू इज इक्वल टू tan, है ना। तो म्यू की जगह क्या लिख लेंगे हम? tan phi, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3 into tan phi। एक तो ऑप्शन ही आ गया, तो डी ऑप्शन तो सही है। ये क्वेश्चन में दिया नहीं था कि म्यू इज इक्वल टू tan वाला इक्वेशन। नहीं लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है वेयर में देखो नीचे, लिमिटिंग एंगल ऑफ रिपोज phi। ओके, ठीक है। F2 और F1 के बारे में हम और सोच लेते हैं। कॉपी कर लो यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो अब F1 और F2 को और सजा लो। F1 और F2 को और देख लो, उसने ऑप्शन से मैच करना पड़ेगा भाई, जैसे जैसे ऑप्शन में दे रखा है वैसा ही बनाना पड़ेगा। तो ये sec थीटा वेक थीटा लगा रखा है, तो ध्यान से देखो कि मैं mg कॉमन लेके sin थीटा और म्यू को क्या लिख दूंगा, tan phi into cos थीटा लिख दूं क्या। mg को मैंने w लिख दिया, या sin थीटा माइनस sin phi अपॉन cos थीटा into cos phi लिख सकता हूं क्या। ये हो जाएगा sin थीटा into cos phi माइनस sin phi into cos थीटा अपॉन cos phi। तो ऊपर किसका फॉर्मूला बन गया बेटा, sin a माइनस b, और cos phi नीचे क्या बन जाएगा, sec phi। तो ये आ जाएगा F2। तो F2 तो सही आ रहा है, मतलब कहने का हमारा। पर वो J भी तो बाहर निकाला था हमने। तो mg को w दे रखा है क्वेश्चन में, mg को w मान लो, वेट ऑफ द बॉडी। सही है क्या बात। तो ये है yes. F1 भी आप चेक कर लेना, F1 में ऐसा कुछ नहीं आएगा, है ना। तो वो इसका हाफ ही आएगा ना। हाँ नहीं, माइनस की जगह बस यहाँ प्लस आ जाएगा। जरूरत नहीं पड़ेगी, डिवाइडेड बाय अगर x2 को into 2 कर दोगे तो f1 की वैल्यू आ जाएगी। नहीं ये देखो ना, हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है, इसका जस्ट हाफ ही आएगा, लेकिन हाफ तो आएगा, लेकिन आप इससे भी निकालोगे ना, तो ये देखो w sin थीटा प्लस phi into sec phi आएगा, ये कह रहा हूं मैं, हाँ यस है ना।
भाई हाफ हाफ तो वो बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन ये भी ऑप्शन यदि होता ना, बी ऑप्शन, Yes. भाई थीटा माइनस फाइव की जगह थीटा प्लस फाइव होता तो सही होता वो। क्वेश्चन नंबर 6 करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं पढ़ देता हूं। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट। ये कन्वेयर बेल्ट है ना, और ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, और ये ऐसे घूम रही है, ये ऐसे घूम रही है, और इस पे एक 1 kg का ब्लॉक स्टेशनरी है और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रही है। Then which of the following is correct statement? बताओ बेटा। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है इसने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज 6 न्यूटन अपवर्ड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। बताओ भाई। बोर्ड पे देखो, मान लिया ये कोई ब्लॉक है, ब्लॉक के एफबी बनाएंगे तो कितने फोर्स लगेंगे इस पे, एक तो mg और एक नॉर्मल, और फ्रिक्शन लगेगा नहीं लगेगा, हाँ लगेगा, इस वाली सरफेस पे लगेगा। बताओ भाई, फर्स्ट में लगेगा फ्रिक्शन या सेकंड में लगेगा फ्रिक्शन, बोलो। फर्स्ट में लगेगा फ्रिक्शन, तो ब्लॉक ऊपर कैसे जाएगा फिर, समझे ना। अरे ऊपर ले, है ना, इधर लगेगा फ्रिक्शन, ये नहीं पता कितना लगेगा, लेकिन यहाँ पे तो क्या लगेगा, mg sin थीटा भी लगेगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू तो हम निकाल देंगे, कैसे, अलोंग इन x डायरेक्शन, क्या लगा दो, फ्रिक्शन माइनस mg sin थीटा इक्वल टू ma, फ्रिक्शन माइनस 1 into 10 sin 30 is equal to 1 into a. Friction minus 10, 1 by 2 is equal to 1. Friction is equal to 6 Newton is the correct answer. कितना आंसर आएगा भाई, 6 न्यूटन फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगने लगेगा। सर ये तो उसके बेल्ट के रिस्पेक्ट में उसकी नॉन एक्सेलरेशन नहीं, बेल्ट बेल्ट तो ऐसे चल रही है यूं, लेकिन ये इसके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। तो आप ग्राउंड पे खड़े होके इसे देखोगे ब्लॉक को, तो ब्लॉक तो ऐसे ही जा रहा है ना, ये यूं। तो जो एक्सेलरेशन बेल्ट का होगा वही एक्सेलरेशन ब्लॉक का भी होगा। यस। बेल्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा ना। हाँ, बेल्ट से चिपक के चलता है ना, जैसे आपकी, अरे जो वो होते हैं एयरपोर्ट पे कन्वेयर बेल्ट नहीं होती है, उसमें बैग चिपक के चलता है। हाँ सर। जो
बेल्ट का एक्सेलरेशन है, ये बेल्ट इसे ऊपर ले जा रही है, चिपक करके जा रही है इसके साथ। हाँ तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो बेल्ट के साथ तो जो ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट है, तो वो तो 0 होना चाहिए था ना, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट तो साथ में चल रहे हैं। एक मिनट फोन कहाँ गया, कहाँ पे लिखा है बेटा, पहले इंग्लिश पढ़ो ठीक से। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट दैट इज एक्सेलरेटिंग 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ब्लॉक और बेल्ट स्टेशनरी के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, है ना। तो जो एक्सेलरेशन ब्लॉक का होगा वही बेल्ट का होगा, और जो बेल्ट का है वही ब्लॉक का होगा। तो दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है ज्यादा। कांटेक्ट फोर्स कैसे बताओगे आप? n स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो n cos थीटा हो जाएगा। हाँ mg cos 30 ऑफ फ्रिक्शन। तो कांटेक्ट फोर्स तो यहाँ पे आएगा FC इज इक्वल टू कितना लिख दूं भाई, FC नॉर्मल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर, है ना। तो फ्रिक्शन तो कितना है 6 स्क्वायर, तो थोड़ा इसे देख लेते हैं नॉर्मल को। जो नॉर्मल होगा यहां लिख लेता हूं मैं, वो होगा mg cos 30, सही है। तो 1 into 10 into root 3/2 क्या जाएगा 5√3 न्यूटन इज द नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो 5√3 नॉर्मल रिएक्शन सॉल्व कर लेंगे। 5 के 25 या 75 और 6 के 36, तो 6 और 5 11 हाथ से लग गया 1, 6 5 10 11 हाथ से लग गया 1 और 11 111। तो 111 का रूट देख लेना बेटा कितना आता है, 10.5 भी आएगा और क्या है, क्यों? मैं तो ऑप्शन होता तो ऐसे देख के कर लेता 10.5 10.5 5 के 25 5 एक 5 0 0 105 25 10 और 1 और 2, तो आ गया लगभग इतना ही आ रहा है ना। तो गुणा करके देख लो उल्टा, नहीं तो 111 का कैसे निकालोगे, ऑप्शन से मैच करके देख लो। तो मेरे ख्याल से क्लियर है क्वेश्चन, सही है। तो नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 7। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 7 में मैं चित्र बना देता हूं, आप पढ़ लो पहले सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 में एक ये पुली है, एक ये 6 kg का ब्लॉक है और एक यहां पर 6 kg का ब्लॉक है, यहां पर 3 kg का ब्लॉक है, यहां पर एक पुली है ऐसे, सही है, और यहां पर 1 kg का ब्लॉक है। इसके बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है, इसके बीच में 0.7, सही है। सबसे पहले तो ये आपको सोचना है कि क्या इन दोनों के बीच में स्लिपिंग होगी या नहीं होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अलग गिर जाए ये अलग गिर जाए, ऐसे यूं। तो हमें नहीं पता चल रहा कि भाई स्लिपिंग होगी नहीं होगी, क्यों साइन पता तो चलना नहीं है।
तो पहले हम क्या मान लेंगे कि दोनों को साथ साथ चलता हुआ मान लेंगे। ठीक है भाई। Yes. तो जब साथ साथ चलता हुआ मानेंगे तो इधर 6G लगेगा, इधर 1G लगेगा, ये एक्सेलरेशन A और ये सिस्टम यूं चलेगा। क्लियर है? Yes. देखो इन दोनों के बीच स्लिपिंग होगी तो यहां लगेगा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, नहीं लगेगा? Yes. तो Fr1 की वैल्यू बता सकते हो आप? हाँ, म्यू इंटू N1, बोलो 0.2 इंटू N1 की वैल्यू बता सकते हो कितनी आएगी? 9G। ठीक बात, 9G तो ये हो जाएगा 18। सही है? अभी रुक रहे हाँ भाई। तो खींचने वाला फोर्स कितना है? 16 न्यूटन और रोकने वाला फोर्स कितना है? 10 न्यूटन और ये भी तो रोकेगा ही। तो F net इक्वल टू F में लगा दो तो F net कितना होगा? 60 माइनस 1G मतलब 6G ऐसे लिख लो, 6G माइनस 1G माइनस Fr1। टोटल मास कितना लिखा है सिस्टम का? 13। नो और 7 नो 16, हाँ 9 और 7 16 है ना? माइनस 10 माइनस 18 इक्वल टू 16 है। ये आ गया 32/16 2 मीटर पर सेकंड। ये हमने कैलकुलेट करा है अभी। भगवान करे कि ये साथ साथ ही चल रहे हैं, क्यों? तो ए ऑप्शन तो दे तो रखा है सही, लेकिन हमें क्या पता नहीं। तो जब साथ साथ चल रहे होंगे तो ये देखो, अब साथ साथ चलने की कंडीशन हमें निकालनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा। पहले आप इसमें T1 निकाल लो, इसमें T2 निकाल लो। तो 6G माइनस T1 इज इक्वल टू 6A, 60 माइनस T1 इज इक्वल टू 6 इंटू T। तो 60 माइनस 12 कितना आ गया? 48 मीटर। सही है? Yes. तो यहाँ पे T1 आ गया, T1 फोर्स आ गया ऐसे। क्लियर है बात? T2 निकालेंगे, T2 माइनस 1G इज इक्वल टू 1A माइनस 10 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 12A। तो यहाँ पे T2 लगेगा ऐसे। सही है बात? Yes. तो इन दोनों के बीच स्लिपिंग होने के लिए हम रिक्वायर्ड फ्रिक्शन और अवेलेबल फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले तो अवेलेबल फ्रिक्शन निकालेंगे। ये ऐसे देखेंगे ना, ऐसे। ये तो कितना लग रहा है? 48 न्यूटन और ये ऐसे लग रहा होगा, है ना? ये T2 कितना है? तो T1 और एक फ्रिक्शन ऐसे ही लग रहा होगा इसमें, मान लिया फ्रिक्शन कितना? 18 न्यूटन और T2 कितना है भाई? 12 न्यूटन। आपको यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन Fs2 max यदि मैं बता दूं तो 0.7 इनटू नॉर्मल कितना आएगा? 6G। Yes. तो 742 न्यूटन। ये तो मैं अवेलेबल फ्रिक्शन हो गया, अवेलेबल फ्रिक्शन, अवेलेबल फ्रिक्शन। सही है? अब आप इसका एफबीडी बना लो 6 kg का, तो 6 kg में, है ना, इधर तो 48 लगेगा
और एक्सेलरेशन तो इसका ए होगा 2 मीटर पर सेकंड। यस। सही है। तो इस पे ये फ्रिक्शन मान लिया एफ आर डैश लग रहा है। यस। तो क्या इक्वेशन लगाएंगे 48 माइनस एफ आर डैश इज इक्वल टू 6 into 2। तो एफ आर डैश 48 माइनस 12 तो कितना जाएगा 36 न्यूटन। यस। तो ये कितना है भाई रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। और अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है 42। तो ऐसे लिख देंगे सिंस रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज लेस देन अवेलेबल फ्रिक्शन, है ना। तो दोनों साथ साथ चलेंगे तो सही है हिसाब, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जो यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम होता, मान लीजिए 0.1 होता है यहाँ पे 0.1, तो ये कितना जाता भाई, ये आ जाता 6 न्यूटन, जबकि यहाँ पे 36 न्यूटन होता। तो फिर कह देते हम स्लीपिंग हो रही है। हाँ स्लीपिंग हो रही है तो फिर तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि हमें पता ही लग गया कि स्लीपिंग हो रही है। तो फिर तो अलग अलग एफबीडी बना के सॉल्व करते। और टेंशन वेंशन निकाल ही लिया हमने, बाकी क्वेश्चन आप कर ही लोगे, है ना पार्ट। हाँ भाई सायरा, चलो तो ये तो हो गया। अभी आप अपने डाउट पूछ लो, है ना। तो मैं आपको फोटो भेज देती हूँ, तब तक मैं कॉपी कर लेती हूँ। हाँ फोटो भेज दो। पूरा